सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में आपने इस पाठ में पढ़ा था कि लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की एक मुख्य गायिका रही है। साथ ही आपने जाना था भाई शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना किस तरह से की जा रही है, तो उस तुलना का आधार क्या है। आज हम पाठ के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। विद्यार्थियों, बताया जा रहा है चित्रपट संगीत के बारे में कि उसमें लोच होती है, उसमें सामर्थ्य होती है और चित्रपट संगीत की अपनी मान्यताएं मर्यादाएं सब कुछ होती है। उसके आगे से चित्रपट संगीत की जो तंत्र है, क्रियाविधि, वह भी अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, यानी नएपन की, नवीनीकरण की बहुत सारी गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि शास्त्रीय जो रागदारी रागदारी राग नियमानुसार जो राग गाने के भाव है वह रागदारी कहलाती है। तो शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, चित्रपट के संगीत के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उपयोग किया है। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के जो लोकगीत हैं, लोक जो फोक सॉन्ग्स हैं, उसके भंडार को, लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए, यानी ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि उनमें विभिन्न प्रांतों की जो लोकगीतों का प्रयोग भी किया गया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत हैं, धूप पर आश्चर्य व्यक्त करने वाले पंजाबी भाषा के लोकगीत। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य, रुक्ष अर्थात कठोर और जो निर्जल, जहाँ जलहीन, जहाँ पानी नहीं है, उस राजस्थान में पर्जन्य अर्थात बादल की याद दिलाने वाले गीत। पहाड़ों की घाटियों और खोरों में, पहाड़ों की जो घाटियां हैं, जो छोटी सकड़ी गलियां हैं, वहाँ प्रतिध्वनित होने वाली, यानी प्रतिध्वनित मतलब ऐसी ध्वनि जो किसी से टकराकर वापस लौट कर आती है तो वह प्रतिध्वनित कहलाती है। तो पहाड़ों की घाटियों और सकड़ी गलियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, पहाड़ी प्रदेश में गाए जाने वाले गीत। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ऋतुओं के चक्र को समझाने वाले, हमारे जो ऋतुएं होती है उन्हें समझाने वाले, और साथ ही खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले, खेती के अलग अलग जो काम होते हैं उनका हिसाब लेने वाले जो कृषि गीत, खेती से संबंधित गीत। और ब्रज भूमि में समाविष्ट और ब्रज प्रदेश में समाहित सहज मधुर गीतों का अतिशय यानी अत्यंत मार्मिक, मन को छूने वाला व रसानुकूल, रस के अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया। चित्रपट के जो प्रभावशाली संगीत विशेषज्ञ थे, संगीत के निर्देशक थे, उन्होंने इन अलग अलग प्रांतों की विविध भाव को दर्शाने वाले गानों का प्रयोग अपने संगीत में किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इस तरह से वे आगे भी अलग अलग प्रांतों की भाषाओं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो भाव है उन्हें प्रस्तुत अपने चित्रपट के माध्यम से करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी थोड़े शब्दों में कहूँ तो संगीत का जो क्षेत्र है वह विस्तीर्ण है, बहुत फैला हुआ है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। वहाँ अब तक अलक्षित, अलक्षित मतलब जिसे देखा न गया हो, असंशोधित बिना सुधार के, अदृष्टिपूर्व यानी जिस पर लोगों की पहले नज़र न पड़ी हो, वहाँ ऐसा अभी भी बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तथापि बड़े जोश के साथ इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। बहुत जोश और उत्साह के साथ में ऐसे क्षेत्र जहाँ तक लोगों की नज़र न पड़ी हो और जहाँ परिवर्तन की गुंजाइश हो, उस तरह से परिवर्तन करके एक नया स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी खोज चित्रपट के लोग, सिनेमा के लोग करते आ रहे हैं। फलस्वरूप परिणामतः चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। इसी कारण से चित्रपट का जो संगीत है, सिनेमा का संगीत है, वे लगातार विकसित होता जा रहा है, क्योंकि सिनेमा के जो विशेषज्ञ हैं
वह ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को खोजते हैं जहाँ पूर्व में लोगों का दृष्टिकोण नहीं गया, लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे विषयों को वे लेकर आते हैं। ऐसे विषयों पर वह अपने संगीत और की रचना करते हैं जिससे लोग और अधिक आकर्षित हों, और इस तरह के कार्य वे लगातार कर रहे हैं। इस कारण से चित्रपट संगीत अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत की क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। इसी तरह का जो ये चित्रपट संगीत है, सिनेमा का संगीत है, उस क्षेत्र में लता अनभिषिक्त मतलब बेताज साम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। और भी बहुत सारे पार्श्व गायक हैं, लेकिन इन सब के बीच में लता मंगेशकर की जो लोकप्रियता है वह सबसे अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। लता मंगेशकर इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई है कि वे लोकप्रियता के शिखर पर, सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई है, और वह स्थान अब अचल है, स्थिर है। उस स्थान उनके स्थान कोई नहीं ले सकता है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, पिछले अनेक वर्षों से वह गायन करती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। फिर भी लता मंगेशकर की जो लोकप्रियता है वह अबाधित है, बाधाहीन है। उसकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। यानी आधी शताब्दी मतलब लगभग 50 वर्ष तक जन मन, आम लोगों के मन पर सतत मतलब लगातार अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व रखना, अपना अधिकार रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। ज़्यादा तो क्या कहें, एक राग भी हमेशा कायम नहीं रह सकती। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यानी लता मंगेशकर के बारे में बताया जा रहा कि उनका गाना भारत देश के कोने कोने में जा पहुंचा। हर एक जगह भारत देश में लता का गाना गाया और सुना जाता है। यही नहीं, परदेश में भी लता मंगेशकर के गाने को सुनकर लोग पागल हो जाते हैं, लोग उतावले हो जाते हैं, बेचैन हो उठते हैं। लता मंगेशकर के गाने को सुनना वे बहुत अधिक पसंद करते हैं। ये क्या लता मंगेशकर का चमत्कार नहीं है? ये लता मंगेशकर का और उनकी वाणी का, उनकी आवाज़ का, उनके स्वर का चमत्कार ही तो है। और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और उनका ये जो चमत्कार है हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने होगा प्रत्यक्ष, तो हम उनका ये चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। इस तरह के जो कलाकार हैं वे सदियों में शायद एक ही पैदा होते हैं। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, और इस तरह का कलाकार लता मंगेशकर वह आज भी हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं, और उसे लता मंगेशकर को हम अपनी आंखों के सामने घूमते फिरते जीवित देख रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि लता मंगेशकर को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनकी क्रियाओं को देख रहे हैं। एक महान कवयित्री, सुर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उसे हम देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने भारतीय गायिकाओं बेजोड़ लता मंगेशकर की सारी क्रियाओं के बारे में, उनकी साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में पढ़ा था। तो उसी का एक संक्षिप्त परिचय, हम लता मंगेशकर का एक जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं सार के रूप में। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका हैं। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि इतनी सुरीली आवाज न कभी थी और न कभी होगी। पिछले 6 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज दे रही लता मंगेशकर बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी हैं। भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां मानते हैं। आज पूरी संगीत की दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत उन्हें विरासत में मिला। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता अपने सभी भाई बहनों में बड़ी हैं। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनसे छोटे हैं।
इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता ने केवल 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के मराठी संगीत नाट्य में कार्य किया। 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू मराठी फिल्म गाजा भाऊ के लिए गाया। इसके बाद लता मंगेशकर मुंबई चली गईं। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इसके बाद इन्होंने विनायक की हिंदी फिल्मों में छोटे रोल के साथ साथ हिंदी गाने तथा भजन गाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात वसंत देसाई से हुई। 1947 में भारत बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली पाकिस्तान चले गए। लता ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा तथा अमानत खान देवसल्ले से संगीत सीखा। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर लता के संगीत मेंटर बने। हैदर ने लता की मुलाकात शशधर मुखर्जी से कराई जो शहीद फिल्म बना रहे थे। उन्होंने लता की ज्यादा पतली आवाज होने के कारण उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया। हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में पहला ब्रेक दिया। लता पहले नूरजहां की स्टाइल में गाने गाती थी मगर बाद में खुद की आवाज बना ली। उस समय के ज्यादा हिंदी सिनेमा के संगीतकार हिंदी के अलावा उर्दू शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। दिलीप कुमार ने भी लता को हिंदी उर्दू गाने में मराठी टोन प्रयोग करते सुना था, जिसके बाद लता ने उर्दू शिक्षक से उर्दू भाषा की शिक्षा प्राप्त की। 1949 में आई फिल्म महल में मधुबाला के लिए गाया हुआ एक गाना काफी लोकप्रिय हुआ। वह गाना था आएगा आने वाला। 1950 में लता ने कई संगीतकारों के साथ गाने गाए जिसमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन सहित कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। 1955 में लता ने तमिल फिल्मों के लिए गाने गाए। लता ने नौशाद के लिए रागों पर आधारित कई गाने गाए जिसमें बैजू बावरा, मुगले आजम, कोहिनूर मशहूर फिल्में हैं। शंकर जयकिशन के साथ आग, आ, श्री 420, चोरी चोरी कई गाने गाए। लता मंगेशकर एस.डी. बर्मन की सबसे पसंदीदा गायक थीं। उन्होंने साजा हाउस नंबर 420 और देवदास जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। इसके बाद लता और बर्मन में अनबन हो गई जिसके कारण लता ने 1972 के बाद बर्मन के लिए कभी गाने नहीं गाए। लता मंगेशकर ने पहली बार 1958 में बनी मधुमती के लिए सलील चौधरी द्वारा लिखे गए गीत आजा रे परदेशी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। 1950 से पहले लता ने सी रामचंद्र के लिए कई गाने गाए। 1960 में लता मंगेशकर ने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने गाए जो काफी हिट हुए और आज भी गाए जाते हैं, जिसमें मुगले आजम के लिए प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पराई के लिए अजीब दास्तां है ये, एस.डी. बर्मन के लिए भूत बंगला, पति पत्नी बहारों के सपने तथा अभिलाषा जैसी फिल्मों के लिए गाए। इसी दौरान उन्होंने आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, पिता तो और होठों पर ऐसी बात जो छुपाती चली आई जैसी लोकप्रिय गाने गाए। 1961 में लता ने लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम जैसे भजन गाए। वहीं 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। लता ने 1960 से लेकर 1980 के दौरान कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने गाए, जिसमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी तथा हेमंत कुमार के साथ कई बंगाली व मराठी गाने भी गाए। लता ने यशराज फिल्म्स की लगभग सभी फिल्मों के लिए गाने गाए, जिसमें चांदनी, लम्हे, डर, ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, मुझसे दोस्ती करोगे और वीर जारा फिल्म शामिल हैं। लता ने ए.आर. रहमान के साथ जिया जले, खामोशियां गुनगुनाने लगी, एक तू ही भरोसा, प्यारा सा गांव, सो गया है, लुका छिपी और ओ पालनहार जैसे गाने गाए। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड, 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड,
12 बांग्ला फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड तथा 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अवार्ड जीत चुकी हैं। लता ने 1948 से 1989 तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। विद्यार्थियों, लता मंगेशकर की बायोग्राफी आपने देखी। उस बायोग्राफी के आधार पर आपको लता मंगेशकर के बारे में और विशेष रूप से जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, इसमें बताया गया कि गानपन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में क्या होनी चाहिए, एक जो गायन के प्रति जो भाव है वह अच्छे सुस्पष्ट होने चाहिए। गानपन का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं कि ऐसा गान, ऐसा गायन जो सुनने वाले जो श्रोता है उसे भाव विभोर कर दें। और इस कला को प्राप्त करने के लिए स्वर अत्यंत कोमल निर्मल होने चाहिए, स्वरों में मिठास होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लोच होनी चाहिए और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाले को मुग्ध कर दे। और उन स्वरों के माध्यम से जीवन के जो प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी प्रस्तुत होना चाहिए और वह स्वर जो गायन है वह अत्यंत निर्मल कोमल होना चाहिए। तो इस तरह की जो निर्मलता कोमलता के भाव अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से प्राप्त हो सकते हैं और उस अभ्यास को करने के पश्चात ही स्वर में गानपन लाया जा सकता है। प्रश्न 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती, उदाहरण से बताइए। विद्यार्थियों, लेखक ने इसमें लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं का जो उल्लेख किया है उसमें आपको लिखना है भाई, लता मंगेशकर का जो गायन है उसमें गानपन मौजूद है। गानपन मतलब गाने की ऐसी क्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो सामने वाला जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसे भाव विभोर कर दे। तो ये गानपन लता के गायन की सबसे अच्छी विशेषता है। उसके अलावा लता के जो स्वर हैं वे अत्यंत कोमल है, उनमें निर्मलता है, वह उनमें मुग्धता, मुग्ध करने के भाव है और शास्त्रीय संगीत का उनमें ज्ञान है और गीतों को बहुत ही उत्कटता से वह गायन करती है। तो ये सारी भाव है। उसके अलावा लता मंगेशकर करुण रस और जो श्रृंगार हैं उसमें संयोग श्रृंगार का विशेष रूप से हम उल्लेख करें तो उन गीतों को भी लता मंगेशकर ने बहुत ही सुंदरता से गाया है। और लता द्वारा जो गाए गए गीत हैं वह आज सभी जगह लोकप्रिय हो गए हैं और सभी लोग उनके गीतों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। प्रश्न संख्या 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में बताइए। तो बताया गया संगीत का क्षेत्र क्या है, विस्तीर्ण मतलब बहुत बड़ा, फैला हुआ, विस्तृत है। वह अब तक जो अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण जो प्रांत है उस पर खोज की जा रही है और चित्रपट के लोग ऐसा काम करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में जो फिल्मी संगीत है उसके बारे में ये बात कही जा रही तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिल्मी संगीत की कोई सीमा नहीं है। वह हर समय कुछ ना कुछ नयापन हम देखते हैं। हम कई फिल्मों में देखते हैं, गानों में कुछ, हर एक फिल्म में कुछ नई तरीका, नए तरीके से गाने को फिल्मांकन किया गया है, गाने को बनाया गया है, गाने के बोल का प्रयोग किया गया है। इसलिए फिल्मी संगीत में रोज़ नए प्रयोग किए जा सकते हैं और उन प्रयोगों के आधार पर जो फिल्मी संगीत है वह हम सुनते भी हैं। कई फिल्मी संगीतों में जो वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे देश के और पश्चिमी देशों के वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो फिल्मों में का जो संगीत है उसमें कुछ ना कुछ नवीनीकरण, नयापन हमें दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल उचित है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ये आरोप लगाया जा रहा है और इसके बारे में कुमार गंधर्व की राय यह है कि भाई ऐसा कहना उचित नहीं है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान तो खराब नहीं किए बल्कि उनके कान को तो सुधारा ही है, क्योंकि अब संगीत में जो ताल का उपयोग किया जाता था, जो लय का उपयोग किया जा रहा है वो अब बहुत आसानी से समझ में आने लगी है। चित्रपट संगीत में जो गीत को महत्व दिया जाता है उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी है और हमारी भी यही राय है। हम भी यही सोचते हैं कुमार गंधर्व की जैसे ही
कि शास्त्रीय संगीत तो अत्यंत कठिन है। वह शास्त्र का जो ज्ञाता है वही उस संगीत को समझ सकता है। आम मनुष्य को उस संगीत में रुचि नहीं रहती है, और उस संगीत को हम सुनते भी हैं तो हमें उसमें इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि नहीं रहती है, हम नीरस हो जाते हैं। परंतु जो चित्रपट का संगीत है वह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वह हमें मुग्ध कर देता है। उसमें बहुत ही मधुरता होती है, उसमें भाव होते हैं। इसलिए कि चित्रपट संगीत के ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, तो ये इस बात से हम सहमत नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न संख्या 1, 2, 4 और 5 ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो मैं आपको प्लीज समझा रहा हूँ वह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सामान्य श्रोता शास्त्रीय गायकी की अपेक्षा लता की ध्वनि मुद्रिका ही क्यों पसंद करेगा? जो सामान्य श्रोता जिसको संगीत की ज़्यादा समझ नहीं है, तो उसको ये पता नहीं रहता कि कौन सा गाना कौन से राग में गाया गया, कौन से सुर कौन से ताल उसका प्रयोग किया गया है। वह उन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता और उसको उनकी जानकारी भी नहीं है। तो सामान्य जो श्रोता है उसको क्या कैसा संगीत पसंद है? जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, जो उसे मदमस्त कर दे, जो गाना है वह उसे अपनी ओर आकर्षित करे, गाने में मिठास हो, गाने के जो शब्द हैं, शब्दों के बोल है, उसको वह अनुभव कर सके, उन्हें समझ सके। इसीलिए जो सामान्य श्रोता है वह शास्त्रीय गायकी की अपेक्षा लता मंगेशकर की जो ध्वनि मुद्रिका है, लता मंगेशकर का जो गान है उसे ही अधिक पसंद करेगा। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों ही संगीत के एक अलग अलग विभाग हैं। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होता है गंभीरता से युक्त बातें, उसमें ताल, सुर, उसका जो सबसे सुधरा और सबसे श्रेष्ठ रूप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि चित्रपट संगीत जो होता है उसमें अलग भाव है, उसमें द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है, उसमें चपलता का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में सारे तालों का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ गिने चुने जो ताल है उसका ही प्रयोग किया जाता है। जबकि शास्त्रीय संगीत होता है उसमें ताल का जो सबसे श्रेष्ठ रूप होता है, परिष्कृत रूप होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में लचीलापन होता है, सुलभता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, शब्दों के बोल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए दोनों का अलग अलग और अपना अपना अलग महत्व है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान निर्धारित कीजिए। विद्यार्थियों, आपने अब देखा संगीत के क्षेत्र में लता एक अनभिषिक्त साम्राज्ञी बताई गई है, यानी बेताज वह साम्राज्ञी है। और कुछ लोग लता मंगेशकर के गाने को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हर एक लोगों की अपनी ये रुचि, अपनी एक सोच है। और लता मंगेशकर पर आरोप भी लगाए गए हैं कुछ लोग कि भाई वह तो सिर्फ 2-3 मिनट के छोटे छोटे गाने गा सकती है, वह जो शास्त्रीय संगीत की तरह 3-4 घंटे की जो लंबी महफिल है उसको नहीं सजा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर सिर्फ चित्रपट के गाने गा सकती है, उन्हें शास्त्रीय गान की जानकारी नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के जो भाव है उस पर निर्भर करता है कौन व्यक्ति कितनी कुशलता से, कितनी रसिकता से क्या गा सकता है। हालांकि स्वर सामग्री की जो लता मंगेशकर है वह अपने क्षेत्र की एक सर्वश्रेष्ठ गायिका है। कुछ खानदानी गवैये कहते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण जो है लोगों की रुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं मानते हम, क्योंकि हम समझते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उनके कानों को सुधारा है। लोग अब संगीत को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि शास्त्रीय संगीत को लोग इतना नहीं सुनते हैं। असल बात यह है कि शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं वह क्या करते हैं, खुद की जो आत्मसंतुष्टि है उसे ही वह पसंद करते हैं। वह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं और सिर्फ शास्त्र के जो शुद्धता है और शास्त्र का जो परिष्कृत रूप है उसी को महत्व देते हैं। मगर चित्रपट संगीत की अपनी एक अलग दुनिया है और उसमें संगीत की जो उस संगीत के द्वारा आम श्रोताओं को केवल गायन का भाव और जो शुद्ध और नीरस गायन है उसका अंतर उससे पता चलता है। और ये संगीत में सुर, ताल, लय और लोगों को मुग्ध करने का जो भाव है ये जादू करके दिखाया है सुर सामग्री लता मंगेशकर ने। इसी कारण से लता मंगेशकर को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है और वह चित्रपट संगीत की सर्वश्रेष्ठ गायिका है और उन्हें स्वर कोकिला के रूप में भी जाना जाता है।
और संगीत के क्षेत्र में, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर अद्वितीय हैं। उन्हें अनेक उनकी गानों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि लता मंगेशकर एक सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं।